नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। केदारनाथ में हुई तेज बर्फबारी, शीतलहर चलने से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। लगभग 2 फीट तक बर्फ की चादर जमी हुई है। केदारनाथ में तेज बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से ठंड काफी बढ़ गई है। शीतलहर चल रही है और इस वजह से कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। और तापमान में इस बीच भारी गिरावट दर्ज की गई है। लगभग 2 फीट तक बर्फ जो है वो जमी हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। सफेद चादर में लिपटा हुआ नजर आ रहा है ये पूरा इलाका। और इस बर्फबारी की वजह से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। केदारनाथ में भारी बर्फबारी हुई है और इस बर्फबारी के बीच शीतलहर भी चल रही है, जिस वजह से ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लगभग 2 फीट तक बर्फ की चादर यहां पर देखने को मिल रही है। देखिए, हर तरफ बर्फ ही बर्फ, जहां तक नजर दौड़ाए वहां पर बर्फ की चादर। और इस वजह से पानी के जो स्रोत हैं वहां पर भी बर्फ जमी हुई है। जाहिर है इस बर्फबारी का असर प्लेन्स में भी देखने को मिलेगा। वहां पर भी तापमान में भारी गिरावट देखी जा रही है। ये देखिए, केदारनाथ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तेज बर्फबारी हुई है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में साल की पहली बर्फबारी देखने को मिली है, जिससे तापमान में गिरावट आई है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, औली और हर्षिल में साल का पहला हिमपात हुआ। बद्रीनाथ के साथ ही हनुमान चट्टी, संतोषपथ, फूलों की घाटी, हेमकुंड, गौरसो बुग्याल समेत ऊंची पहाड़ियां बर्फ से ढकने लगी है। गंगोत्री धाम की पहाड़ियों पर हल्की बर्फ गिरी है। हर्षिल घाटी में भी बर्फबारी होने से ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है और औली में 2 इंच तक बर्फ जम चुकी है। वहीं ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में साल की पहली बर्फबारी देखने को मिली है। देहरादून की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। औली की अगर बात करें तो 2 इंच तक बर्फ जमी हुई है। पेड़ भी हरे की जगह सफेद नजर आ रहे हैं। घरों की छतों पर बर्फ देखी जा रही है। और इस बीच हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, कोहरे और ठंड का प्रकोप यहां भी जारी है। डीएम ने आदेश जारी किया है और आज भी यहां पर स्कूल जो है वो बंद रहेंगे। आंगनबाड़ी केंद्र केवल 9 से 12 तक की क्लासेस चलेंगी। बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। तो हरिद्वार में जो है वहां पर भी ठंड का प्रकोप जारी है, जिसके मद्देनजर डीएम ने आदेश जारी कर दिए हैं। सिर्फ 9 से 12वीं तक की क्लासेस चलेंगी, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम होते हैं। और उसके अलावा जो बाकी छोटी क्लासेस हैं, प्री प्राइमरी या फिर प्राइमरी क्लासेस, उनके लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। ऐसे में बच्चों का बाहर निकलना जो है वो किसी भी तरह से स्वास्थ्य के लिहाज से सुरक्षित नहीं है। इसीलिए आज भी स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है। लेकिन जो 9वीं से 12वीं तक के छात्र हैं उनके स्कूल जो है वो चलते रहेंगे। बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर डीएम की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है। हल्द्वानी और आसपास के इलाकों में घना कोहरा लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है, जिससे कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। कई जगहों में विजिबिलिटी काफी कम है। घने कोहरे और ठंड को देखते हुए कुमाऊं कमिश्नर से सभी नगर निगम के अधिकारियों को अलाव और रैन बसेरे की सही व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। ये कह दिया गया है प्रशासन की तरफ से कि रैन बसेरों की सही व्यवस्था की जाए, अलाव की व्यवस्था की जाए, ताकि लोगों को कुछ हद तक राहत मिल सके। कोहरे का कोहराम हर जगह देखा जा रहा है, धुंध छाई हुई है, इसीलिए सड़कों पर जो है विजिबिलिटी काफी कम है, यातायात की रफ्तार काफी धीमी हो रही है। और इस बीच प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, हम आपको सुनाते हैं। तो शहरी इलाकों में हमारे अलाव की व्यवस्था, रैन बसेरे की व्यवस्था
कोई बाहर खुले में ना सोए। एसडीएम्स और नगर आयुक्तों से मैंने कहा राउंड भी लें शाम को एक बार, अगर कोई खुले में है उनको बताएं कि रैन बसेरा कहाँ पे है। उचित जगहों पे अलाव जले, जो कि जल भी रहा है। और पहाड़ों में जो बर्फबारी की स्थिति में हमें तैयारियां करनी होती हैं, चाहे सड़क खोलने को लेके हो, चाहे बिजली को लेके हो, पानी को लेके हो, राशन को लेके हो, इसके तो पूर्व में निर्देश हो गए थे। उसकी तैयारियां डिपार्टमेंट्स ने करी हुई हैं और हिमपात की स्थिति में हम लोग तैयारी जो हमारी है उसके अनुसार हम कार्रवाई करें। और उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस किए हैं। 2.8 की तीव्रता से धरती हिली है। 5 किलोमीटर की गहराई में भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। ये इस वक्त हम खबर आपको बता रहे हैं। उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि ये झटके उतने तीव्र नहीं थे। अगर हम तीव्रता की बात करें रिक्टर स्केल पर तो ये 2.8 मापी गई है, जिसकी वजह से धरती हिलती हुई लोगों ने महसूस की। 5 किलोमीटर की गहराई में भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बता रहे हैं हम। उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 5 किलोमीटर की गहराई में भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। और अगर हम रिक्टर स्केल पे इसकी तीव्रता की बात करें तो 2.8 ये बताई जा रही है। साथ ही साथ अगर भूकंप के केंद्र की बात करें तो 5 किलोमीटर की गहराई का ये केंद्र रहा है। सीमांत क्षेत्र पंचायत भटवाड़ी की बैठक ब्लॉक प्रमुख विनीता रावत की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा जनहित और विकास से जुड़े अनेक मुद्दे उठाए गए। मुख्य विकास अधिकारी जय किशन ने कहा कि क्षेत्र पंचायत की बैठक में आए प्रकरणों की गूगल शीट तैयार कर उनके निस्तारण की प्रगति को भी ऑनलाइन अपडेट कर दिया जाएगा। जो हमारी बीडीसी बैठक थी, मुझे सभी सम्मानित प्रधान, सम्मानित क्षेत्र पंचायत द्वारा जो भी समस्या आई वो निश्चित मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जो हमारे जिले के अधिकारी हैं उनके संज्ञान में और अवश्य उनकी जो भी समस्या वो पूर्ण होगी। और आश्वासन हमें माननीय सीडीओ साहब भी आ रखे थे और उन्होंने भी आश्वासन दिया। और जो भी हमारे सदन के माध्यम से जो भी बिंदु गए हैं उस बिंदु पे निश्चित उसका अमल। हमारे इस सदन की जो बीडीसी की बैठक थी उसमें मुख्य विकास अधिकारी जी भी थे और जो अभी प्रभारी जिलाधिकारी भी हैं हमारे, और कई मुद्दों पे जो है चर्चाएं हुई जनप्रतिनिधियों की, अधिकारियों से। तो कई जैसे राशन कार्ड की एक समस्या उभर कर सामने, जो ज़्यादातर जिसमें जो है जनप्रतिनिधियों में जो है थोड़ा रोष था। तो उसमें यह था कि कई जगह, कई गांवों में, कई क्षेत्रों में पात्र लोग जो हैं वो छूट रहे हैं उस लाभ से। मैं खंड विकास अधिकारी भटवाड़ी। आज हमारे प्रमुख महोदय के अंतर्गत हमारी आज बीडीसी 16 तारीख को आयोजित की गई यहाँ पे भटवाड़ी में। और जो हमारे जनप्रतिनिधि की पुरानी कार्रवाई थी उस पर भी चर्चा की गई और जो उनकी समस्याएं हैं उनका निस्तारण किया। कुछ जो रोष प्रकट किया गया जनप्रतिनिधि द्वारा वो ये था कि कुछ जिला स्तरीय अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं थे और हमारे जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उनको निर्देशित किया गया है कि उसका कंप्लाइंस लिया जाए। और कई जगहों पर जांच और कमेटी की गठन भी किया गया है ताकि भविष्य में जो बीडीसी का आयोजन किया जाए तो उसमें पूरी तैयारी के साथ जनपद स्तरीय अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहें ताकि समस्त जनप्रतिनिधियों की जो भी शिकायत का निवारण हो सके वह टाइमली हो सके। हरिद्वार में अंकिता भंडारी प्रकरण को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने न्याय यात्रा निकाली। ऋषिकुल चौक से शंकर आश्रम चौक तक निकाले गए मार्च में कांग्रेसी नेताओं में रोष देखने को मिला। विरोध प्रदर्शन के दौरान राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस विरोध प्रदर्शन में नेताओं की मांग है कि अंकिता भंडारी प्रकरण की हाई लेवल जांच करवाई जाए और दोषियों को जल्द से जल्द सजा हो। साथ ही मांग पूरी न होने पर धरना जारी रखने की बात भी इन लोगों की तरफ से की गई। लगातार कांग्रेस अब पहले से कह चुके हैं ऐसे लोगों के खिलाफ निरंतर सड़कों पर उतरती रहेगी जब तक के अंकिता भंडारी को न्याय ना मिल जाए। इसी कड़ी में ये दिन रात जब भी है पार्टी का आदेश होगा तभी न्याय यात्रा निकाली जाएंगी
कांग्रेस शांत बैठने वाली नहीं है। वीआईपी की बात कर रहे हैं, उस वीआईपी का नाम क्यों नहीं उजागर कर रहे हैं? इसकी सीबीआई जांच करे, चाहे कोई भी जांच करे, चाहे हाई कोर्ट के न्यायाधीश से जांच कराई जाए। जब तक ये बिल्कुल फेयर जांच नहीं होगी तब तक कांग्रेस सड़कों पर ही रहेगी। मांग यही है कि अंकिता भंडारी के हत्यारों को सजा दी जाए, उन्हें फांसी की सजा दी जाए। जिस तरह से निर्भया कांड में जिस तरह से निर्भया कांड के दोषियों को मिली है फांसी की सजा, इसी तरह से अंकिता भंडारी के कातिलों को भी फांसी की सजा मिले। हमारा यही न्याय है। और अगर ये अभी नहीं माने तो हम एक और बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेंगे, जिससे कि बीजेपी की सरकार को झुकना ही पड़ेगा हमारे आगे, और उसको हम न्याय दिलाते रहेंगे। और हरिद्वार से अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़ा के सचिव श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज के नेतृत्व में आज उत्तराखंड की पवित्र नदियों का जल अयोध्या के लिए शोभा यात्रा के माध्यम से रवाना हुआ। इस दौरान महंत रविंद्रपुरी ने कहा कि इस यात्रा को लेकर जाने का उद्देश्य हमारा है कि पवित्र जल भगवान श्री राम के अभिषेक में काम आए। उन्होंने कहा कि मैं सभी सनातनी लोगों से अपील करना चाहूंगा कि 22 जनवरी को सब अपने घरों में भगवान राम की मूर्ति स्थापित करें और राम नाम का जाप करें। संतों का यह जत्था अयोध्या रवाना हो चुका है। पवित्र नदियों का जल लेकर ये लोग रवाना हुए हैं। जिनकी आप बात करते हैं, बहुत बड़े आदमी है, राजा आदमी है, मैं उनके बारे में कहना चाहूंगा। उन्होंने ये भी कहा था राम है ही नहीं, वो राम को मानते ही नहीं है। उनकी जो पार्टी है राम को मानती ही नहीं है। अगर वो पार्टी इस समय उनकी सरकार होती, आज हमारा राम मंदिर नहीं होता, आज वहाँ मस्जिद होती। इसलिए ये जो है, मैं मोदी जी को आशीर्वाद साधुवाद देना चाहता हूँ पूरे संत समाज की ओर से, पूरे सनातनों की ओर से, कि आपने राम मंदिर वहाँ बनवाया और प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। हमारी एक चौपाई आती है, भूत पिशाच निकट नहीं आए, महावीर जब नाम सुनाए। मैं समझता हूँ कोई महावीर की कृपा है, ये लोग वहां नहीं जा रहे हैं। और राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां अपने आखिरी चरण में है। राम मंदिर निर्माण से पूरा देश राम में हो रहा है। देहरादून में भी राम मंदिर निर्माण के उत्साह की झलक देखने को मिल रही है। देहरादून के क्लॉक टावर पर लेजर लाइट शो चलाया जाता है। इस शो में भगवान राम की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। तो क्लॉक टावर पर किस तरह से लेजर लाइट शो हो रहा है, ये हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं, जहां पूरा देश भगवान राम की भक्ति में लीन है। वहीं देहरादून में भी ये उत्साह लोगों के बीच देखने को मिल रहा है। यहाँ पर खास तौर से जो क्लॉक टावर है, यहाँ पर लेजर लाइट शो का आयोजन किया गया है और इस शो में भगवान राम की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। रुद्रप्रयाग में बड़ा हादसा हुआ है। सड़क हादसा, सोनप्रयाग की खाई में एक डंपर गिरा है। बताया जा रहा है कि डंपर अनियंत्रित हुआ, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। एसडीआरएफ ने राहत बचाव काम जो है वो शुरू कर दिया। हादसे के बाद रुद्रप्रयाग में बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला है। सोनप्रयाग की खाई में एक डंपर गिरा है। बताया जा रहा है कि अनियंत्रित हो गया था, ये डिसबैलेंस हो गया था, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। और इस हादसे के बाद एसडीआरएफ ने राहत बचाव का काम शुरू कर दिया। ये देखिए एसडीआरएफ की टीम राहत बचाव काम करते हुए, और इस हादसे के बाद जो घायल हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। बाईस जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो पहाड़ में खासा उत्साह है। आज नैनीताल में राम मंदिर निर्माण से पहले संयुक्त प्रांत के पहले मुख्यमंत्री भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत को भी याद किया गया। नैनीताल के पंत पार्क में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें शहर भर के लोगों ने भाग लिया। इस दौरान महिलाओं ने झांकियां निकाली तो लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए और रामलला विराजने का स्वागत किया गया।
गोविंद बल्लभ पंत जी का एक योगदान रहा। 1949 में जो मूर्ति का वहाँ पर स्थापन किया, मैं उनका आभार प्रकट करती हूँ और उन्हें सत नमन करते हुए आज सारे कार्यकर्ताओं ने, महिला मोर्चा मेन हमारे मंडल अध्यक्ष जी, भवाली के मंडल अध्यक्ष जी, हमारी महिला मोर्चा, हमारा युवा मोर्चा, सभी लोगों ने एकत्रित कर यहाँ राम भजन गाया और सभी लोगों ने एकत्रित होकर गोविंद बल्लभ पंत जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनका आभार प्रकट किया कि जो उन्होंने 1949 में वहाँ पर मूर्ति की स्थापना करी, आज मोदी जी ने उसको साकार। नैनीताल के एकमात्र खेल मैदान में खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं और खेल मैदान डीएसए के सुधारीकरण को लेकर नगर पालिका में सभी स्टेक होल्डर्स की बैठक हुई। नगर पालिका सभागार में आयोजित इस बैठक में प्रशासन और खेल विभाग समेत नैनीताल के खेल प्रेमी मौजूद रहे। इस दौरान डीएसए के पास पर्याप्त धन की कमी के चलते खिलाड़ियों को पर्याप्त सुविधाएं न मिल पाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। डीएसए के पास यही सबसे बड़ी कमी जो उभर के आई है कि डीएसए के पास जो है पर्याप्त ना फंडिंग है और ना उनके पास कोचों की व्यवस्था जो इस तरह की नहीं है। फील्ड का मेंटेनेंस भी के लिए भी एक आई है कि वहाँ पे बजरी जो है पुरानी है, काफ़ी मोटे रोड हैं जिसकी वजह से खिलाड़ियों को चोट वोट भी लग रही है। तो इस तरह की जो है चीज़ें सामने आई है। दूसरी तरफ से खेल विभाग के द्वारा भी ये प्रपोजल दिया गया है कि उनके द्वारा अगर उनको मिलती है संचालन करने का मौका, तो उनके द्वारा वहाँ पे जो डीएसए की कमियां हैं उसको पूरा करते हुए यहाँ पे जो आधुनिक सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई जाएगी। इवन टर्फ का प्रपोजल दिया गया है कि अगर वो खेल विभाग होता तो वो वहाँ पे दी जाएगी टर्फ की व्यवस्था। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने 19 जनवरी को आयोजित होने वाले 18वें दीक्षांत समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बार विवि करीब 48,500 छात्र छात्राओं को स्नातक और स्नातकोत्तर, 350 को पीएचडी जबकि 2 लोगों को डीलिट की उपाधि प्रदान करेगा। समारोह में कुलाधिपति 48,000 डिग्री, 350 शोध उपाधि एवं मेधावियों को मेडल प्रदान करेंगे। समारोह के दौरान 50 मेधावी छात्रों को स्वर्ण पदक भी दिए जाएंगे। इस बार पूरी तैयारियां कर ली जा चुकी हैं। ऑनरेबल गवर्नर साहब जो हमारे चीफ गेस्ट होंगे, सीएम साहब एंड एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने भी कंफर्म किया है। इस बार हम 2 लोगों को ऑनरी डिग्री भी दे रहे हैं। उनमें से एक प्रोफेसर गोवर्धन मेहता हैं जो कि फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी हैं। 1841 से अब तक सिर्फ 50 से कम लोगों को एफआरएस मिला है। ही इज़ वन ऑफ देम। एंड दूसरे हैं भास्कर खुलवे जी जो पीएमओ में पहले रहे हैं, वो हमारे एलुमनाई भी हैं। एंड बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पहली बार कुमाऊं यूनिवर्सिटी किसी अपने एलुमनाई को। और मसूरी में गुलदार देखा गया। गुलदार की मूवमेंट से मसूरी में दहशत का माहौल है। गुलदार की चहलकदमी से स्थानीय लोगों में खौफ देखा जा रहा है। मसूरी में कई बार दिखाई दिया गुलदार और इस मूवमेंट के बाद वन विभाग की नज़र यहां पर बनी हुई है। मसूरी में लगातार गुलदार की सक्रियता बढ़ने के बाद वन विभाग हाई अलर्ट मोड पर आ गया है। अब गुलदार की घेराबंदी के लिए जहां डीएफओ व एसडीओ समेत सभी अधिकारी और कर्मचारी गश्त में लग गए हैं, वहीं जीपीएस और ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, इनका सहारा लिया जा रहा है। मसूरी वन प्रभाग के अंतर्गत विगत दिनों गुलदार के हमलों के बाद मसूरी वन प्रभाग के डीएफओ ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। डीएफओ के नेतृत्व में वन विभाग की 2 टीमें क्षेत्र में रवाना की गई हैं। इससे पहले डीएफओ वैभव कुमार ने वन कर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए थे। बता दें कि कुछ दिनों से मसूरी वन विभाग रेंज में गुलदार की दस्तक से क्षेत्रवासियों में दहशत का माहौल है।